आज इंडिया बोल रहा है में हमारी कवर स्टोरी है जातीय जनगणना संघ का क्या इशारा है। 3 दिन तक 31 अगस्त से लेकर 2 तारीख तक केरल में संघ की समन्वय बैठक चली है। क्या मुद्दे रहे हैं इस बैठक में? जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। कास्ट सेंसस को लेकर संघ का क्या बयान आया है? चुनाव को लेकर क्या रणनीति और राजनीति के साथ चर्चा की गई है? आज अगले आधे घंटे मेरे साथ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से चल रही 3 दिन की समन्वय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना का था, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द आजकल सियासत लगातार घूम रही है और इसी सियासत को लेकर आज चर्चा करेंगे। आपको यह भी जानकारी इसमें दे दें कि देश की सियासत इस पूरे मामले पर हो रही है। अमित शाह का 2023 में क्या बयान आया था, उससे पहले 2021 में नित्यानंद राय का क्या बयान आया था, बीजेपी का कास्ट सेंसस को लेकर क्या कुछ रुख रहा है, आरएसएस की जो ये समन्वय बैठक केरल में हुई थी, क्योंकि केरल में जो आरएसएस की शाखा है वो आजादी से पहले की है, इतने दशकों पुरानी है। केरल आरएसएस का गढ़ माना जाता है, सबसे ज्यादा शाखाएं केरल में ही है। कास्ट सेंसस को लेकर आरएसएस का क्या रुख रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। 2021 में जारी होने वाले आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से जनगणना हो ही नहीं पाई। जनगणना के लिए घरों की लिस्टिंग और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का काम 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच होना था। इसी दौरान कोविड आ गया था, तब इसे टाल दिया गया था। उसके बाद से ये तारीख आगे बढ़ाई गई। जनगणना हर 10 साल में इसलिए कराई जाती है क्योंकि इसके हिसाब से सरकार को जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, वो विकास की योजनाएं जो होती हैं, उसको तैयार करने में मदद मिलती है। किस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिली, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा, इसके माध्यम से इन्हीं बातों का पता चलता है। लेकिन अब जातीय जनगणना कराने की मांग हो रही है, तो आपको यह भी बताते चले कि आखिर जातीय जनगणना का मतलब क्या होता है, इस पर सियासत क्यों हो रही है, यह समझना बेहद जरूरी है। आप समझिए कि आखिर कास्ट सेंसस होता क्या है। जब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे देश की आबादी के बारे में तो पता चलता ही है, साथ ही इस बात की भी जानकारी मिलती है कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। अगर इसे सीधे शब्दों में समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि जाति के आधार पर लोगों की गणना करना जातीय जनगणना होता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यही जातीय जनगणना की मांग के बाद संघ की तरफ से बयान सामने आया है, जिसके इशारे बहुत अहम हैं। क्या है वो, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. देश की सियासत में जातीय जनगणना इस समय केंद्र में है। कांग्रेस, आरजेडी, सपा समेत विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना की वकालत करती रही हैं और इसकी लगातार मांग करती रही हैं। बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है, ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। इसी बीच इस मुद्दे पर संघ की तरफ से आए एक बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है।
संघ की तरफ से ये कहा गया कि जाति जनगणना संवेदनशील मुद्दा है जिसका इस्तेमाल समाज के विकास के लिए हो, पॉलिटिकल टूल की तरह नहीं। As RSS, we have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So, I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put with the caution line for everyone. संघ की तरफ से आए इस बयान को जातीय जनगणना के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा और सरकार को अपने तरीके से जातीय जनगणना कराने का मैसेज भी बताया जा रहा। संघ के बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया है। आरएसएस का कहना है जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी और आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहते। लेकिन लिखकर रख लीजिए, जातिगत जनगणना होगी और कांग्रेस ये कराएगी। मुद्दे पर जारी सियासत अब और तेज होने वाली है क्योंकि संघ की तरफ से आए बयान के सियासी मायने बहुत हैं। कांग्रेस इसलिए संघ के बयान को जातीय जनगणना का विरोधी बता रही है। कांग्रेस का ऐसा करना सियासी मजबूरी भी है क्योंकि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस लगातार इसके इर्द गिर्द सियासी बयान देने में है। हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे और हिंदुस्तान के हर संस्था का सर्वे कराएंगे। मतलब यह पता लगाएंगे कि प्रेस में, मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट इंडिया में पिछड़े वर्ग के दलित आदिवासी कितने हैं, प्राइवेट अस्पतालों में, डॉक्टरों में कितने हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने हैं। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हिंदुस्तान की जनता को पता लग जाएगा हमारी कितनी भागीदारी है। यह भाइयों और बहनों क्रांतिकारी कदम है। इससे क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। ये जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश की जनता को हिंदुस्तान की सच्चाई मालूम हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदुस्तान की जनता का, और एकदम हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो जाएगी और उसके बाद एक नई राजनीति शुरू होगी हिंदुस्तान में। राहुल गांधी जातीय जनगणना के सहारे आरक्षण का मुद्दा भी उठाते रहे हैं। इंडिया गठबंधन के उनके साथी तेजस्वी यादव भी लगातार इसकी वकालत करते रहे हैं और साथ ही आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने की मांग भी इसमें जोड़ दी। लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि गिनती क्यों होना चाहिए। आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है। हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, अति पिछड़ी जाति के लोग हों, दलित हों,
आज उनकी स्थिति क्या है, जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। अखिलेश यादव भी जातीय जनगणना की मांग अपनी हर सभा में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते आए हैं। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मुद्दा सभी पार्टियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसको लेकर संसद में राहुल अखिलेश से अनुराग ठाकुर की बहस भी किसी के जहन से नहीं उतरती है। जब जातीय जनगणना की मांग करने वाले राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछ ली थी, ये भी सुनाते हैं आपको। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहले जातीय जनगणना के मुद्दे को ज्यादा भाव नहीं देती थी, लेकिन अब इसको लेकर मंथन जरूर कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2021 में सरकार का रुख रखते हुए कहा था कि आजादी के बाद अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य जातियों की जनगणना नहीं हुई है। अगली जनगणना में भी आंकड़े इसी हिसाब के एकत्रित किए जाएंगे। लेकिन इसके कुछ समय बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी जातीय जनगणना का विरोध नहीं करती, जो उचित होगा वैसा फैसला लिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है, उचित समय पर हम बताएंगे। जातीय जनगणना पर जारी सियासत के बीच संघ का बयान आना सरकार के लिए विपक्ष की एक काट भी साबित हो सकती है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के ही पाले में गेंद डाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये नीतिगत मामला है जो सरकार के दायरे में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार जाति जनगणना की मांग उठ रही है। इससे पहले भी समय समय पर इसकी मांग होती रही है। आपको उसके बारे में भी बता देते हैं कि कब किसने क्या मांग रखी है। बात करते हैं 80 के दशक की, जब जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ था। इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्थान और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान चलाया था और इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बीएसपी नेता कांशीराम ने की थी। सरकार ने 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का भी गठन किया था। मंडल कमीशन ने ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया, जो आपको याद होगा। अब बात सीधे 2010 की करते हैं, जब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया। इसी के साथ ही पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा ही कुछ चाहते थे। मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SECC कराने का फैसला तो ले लिया। इसके लिए कई हजार करोड़ों रुपए का बजट भी अलॉट हुआ। 2013 में यह जनगणना पूरी भी हुई, लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक सामाजिक नहीं किया गया है। वो डेटा है ही नहीं, क्योंकि वो डेटा पब्लिक किया नहीं गया। अब आप देखिए कि मनमोहन सरकार ने 2013 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SECC कराया था, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। आपको इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं।
एसईसीसी पहली बार 1931 में कराई गई थी, जिसका उद्देश्य परिवारों की आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस के जानने के लिए हुआ था। इसके जरिए का डिफरेंट कास्ट ग्रुप का भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो ये हर 10 साल में होने वाली जनगणना से अलग है। इन दोनों का अंतर भी आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि जरूरी है समझना। जनगणना देश की आबादी के बारे में बताता है, जबकि एसईसीसी जिसका जिक्र हो रहा है उसका इस्तेमाल लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो कि हेल्प करता है गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना के आंकड़े गोपनीय होते हैं, जबकि एसईसीसी में जो आंकड़े लिए गए थे परिवारों को लाभ देने के लिए सरकारी विभागों को उपलब्ध कराए जाते हैं। एसईसीसी के जरिए भी लगभग जातियों का पता चल जाता है। तो सवाल यह है कि 2013 में कांग्रेस ने जो जातिगत जनगणना करवाई थी वो क्यों नहीं सार्वजनिक की गई, उसे क्यों नहीं पब्लिक किया गया था? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब उसके बारे में भी जान लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कहता है इतिहास, इस बात को समझिएगा। एसईसीसी का डेटा 2013 तक जुटाया गया था। इसे प्रोसेस कराने के लिए फाइनल रिपोर्ट भी तैयार की जा रही थी और उसी दौरान चुनाव हुए। कांग्रेस को यह उम्मीद नहीं थी कि वो उस समय का लोकसभा चुनाव हार जाएगी, लेकिन ऐसा होता है, कांग्रेस चुनाव हार जाती है। डेटा प्रोसेस होकर फाइनल रिपोर्ट में बदलता है, तब तक सत्ता ही बदल चुकी होती है। 2014 आ जाता है जब केंद्र में मोदी की सरकार आ जाती है, इसीलिए ये जो डेटा होता है वो सार्वजनिक नहीं किया जाता है। मोदी सरकार पर यह डेटा सार्वजनिक करने का दबाव बनाया जाता है और इसी दौरान जुलाई 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव होते हैं। उससे ठीक पहले उस वक्त के वित्त मंत्री केंद्र में रहे अरुण जेटली साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का वादा भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस डेटा में 46 लाख कास्ट सब कास्ट है, इसे राज्य सरकारों को भेजकर क्लब करने को कहा गया था। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो कि इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी। जब यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इस डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा, ऐसी बातें तब कही गई थी। लेकिन 2016 में जातियों को छोड़कर एसईसीसी का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी किया था। चूंकि कमेटी के अन्य सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ था तब तक और इस वजह से कभी मीटिंग ही नहीं हो पाई, इसीलिए जनगणना में जुटाए जातियों के आंकड़े जस के तस पड़े रहे, यानी कि वो कभी जारी ही नहीं हो पाए और इसी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आजाद भारत में पहली बार हुआ था जब मनमोहन सरकार ने जाति के आधार पर जनगणना कराई थी, जो भले ही पब्लिक नहीं की गई हो। इससे पहले अंग्रेजों के वक्त पर 10 साल में जातिगत जनगणना होती रही थी। आपको उसके बारे में भी जानकारी देते हैं कि इतिहास उससे जुड़ा क्या कहता है। 1881 में पहली बार अंग्रेजों में जनगणना कराई गई थी और इसी बीच आपको बता दें ये तब का वक्त है, आप सोचिए आजादी से पहले अंग्रेजों का जब हुकूमत थी 1881 की बात की जाती है जब ये पूरी जो जनगणना है वो कराई जाती है। क्या इतिहास कहता है? अंग्रेजों ने जातियों की भी गिनती कराई थी। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा, उसमें बात करते हैं तब जो है क्या कास्ट था, इसको लेकर भी गिनती की गई थी। 1931 तक हर 10 साल में जनगणना होती थी। तब तक ये आप आंकड़े देखिए, 1931 तक हर 10 इयर्स पर सेंसस जारी किया जाता था, यानी कि आजादी से पहले सब ये होता था। वही 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई थी। 31 के बाद एक और दशक के बाद 10 साल बाद जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन वो जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, उन्हें पब्लिक नहीं लाया जाएगा। तब से लेकर अब तक ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरी बार जाति आधारित जो भी आंकड़े जारी हुए थे वो 1931 में हुए, जो डेटा हमने आपको दिखाया, जिसमें जातियों की कुल संख्या 4147 थी। देश की आजादी के बाद भारत के संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर, मौलाना आजाद जैसे नेता शामिल हुए थे, ये तय किया गया था कि आजाद भारत में जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी क्योंकि ये समाज को बांटने वाला साबित हो रहा था। आजादी के बाद की अगर बात की जाए, बात 1951 की करते हैं जब पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन सभी जातियों के बजाय सिर्फ एससी और एसटी की गिनती हुई थी। एससी एसटी की गिनती भी इसलिए हुई थी क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी और इसीलिए उनको दिया, लेकिन ओबीसी कभी शामिल नहीं हुआ था और इसी ओबीसी को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है।
वैसे तो देश में जनगणना केंद्र सरकार ही कराती है, लेकिन 2023 में बिहार सरकार ने भी राज्य की आबादी की गणना की और यह गणना जाति के आधार पर हुई, जिसका डेटा भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ के करीब है। अब बिहार की बात की जाए तो जातीय जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से वहां की जातियां क्या है उसे भी देखिए और उसे भी समझिए, क्योंकि बात बिहार की हो रही है। बिहार में पीएम मोदी से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी इस डेटा को लेकर। अब देखिए क्या होता है। पिछड़े वर्ग की अगर बात की जाए, किसका क्या डेटा है वो देखिए। ये बिहार का डेटा है जो आपके सामने आ रहा है। बिहारी एक ऐसा स्टेट है जिसकी हाल में बात हुई है, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। अब इसमें स्टैट्स को समझिएगा। जो पिछड़ा वर्ग है वो 27.12% है। अति पिछड़े वर्ग की बात की जाए 36% है। सामान्य 15.52%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.68% है। ये बिहार के आंकड़े आप देख रहे हैं। इस बिहार के आंकड़ों को लेकर बिहार की राजनीति में बहुत बवाल हुआ था। सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने स्टेटमेंट जारी किए गए थे। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एनडीए में जो और दल है उनकी तरफ से भी कोई ना कोई बयान लगातार सामने आया था। वैसे तो देश में जनगणना केंद्र सरकार कराती है, लेकिन 2023 में बिहार के क्या आंकड़े रहे हैं, बिहार की जाति के आधार पर क्या डेटा रहा है, वो हमने आपको साफ तौर पर दिखा दिया। बिहार के बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं इस जनगणना को लेकर क्या कुछ बातें सामने आ रही है। इस जातिगत सर्वे से बिहार में आबादी का धार्मिक आधार पता चलता है, जिसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी में हिंदू 81.9% है, मुसलमान 17.7% है। ये आंकड़े हमारे आपके लिए भले ही मायने न रखते हों, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गरीबों के उत्थान योजना को सही ढंग से लागू करने में किया जाए तो समाज में बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक इन आंकड़ों का इस्तेमाल पार्टियों ने अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया है। अपने कैंपेन से लेकर कैंडिडेट लिस्ट तक इसी आंकड़े को देखकर जारी किए गए हैं, जो कई सारे सवाल खड़े करता है। ये तो सरकार का रुख हो जाता है, लेकिन जातीय जनगणना से विपक्ष क्या हासिल करना चाहती है ये भी समझिए। तो ये जान लीजिए कि ओबीसी का आखिरी ऑथेंटिक डेटा 1931 का है, जो हमने आपको ग्राफिक्स में दिखाया। इसके बाद मनमोहन सरकार में हुए सामाजिक आर्थिक जनगणना के डेटा सार्वजनिक ही नहीं किए गए हैं। वो भी कास्ट सेंसस नहीं था, वो SECC था, जिससे एक लगभग अंदाजा मिल गया होता कि जाति के आधार पर कितने लोग हैं, कितनी क्या कुछ है। 100 साल पुराने आंकड़ों के अनुसार देश में 52% ओबीसी आबादी है। ये रफली फिगर आपको बता रहे हैं। किसी भी राज्य में उनकी आबादी 45% से कम नहीं है। कुछ राज्यों में 60% है या उससे भी अधिक है। जातीय जनगणना होती है तो असली आंकड़ा सामने आएगा। इसके आधार पर ओबीसी की केंद्रीय सूची को भी संशोधित करना होगा। साथ ही में जो पिछड़ी जातियां हैं उनको मिलने वाले 27% आरक्षण को उनकी आबादी के हिसाब से बढ़ाने की मांग तेज होगी। क्योंकि अब सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, अब इंडिया अलायंस में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है और ये पार्टियां ओबीसी के आरक्षण को लेकर मुखर हैं। यानी कि कांग्रेस की भी मजबूरी है कि वो जाति जनगणना की लगातार बात करे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना में क्या कतराती रही है, क्यों नहीं करा रही है, केंद्र सरकार का टेक क्या है, बीजेपी क्या सोच रही है। मंडल कमीशन के बाद राजनीति को अगर देखा जाए तो यह साफ नजर आता है कि बहुत सी रीजनल पार्टीज हैं जो उभरकर सामने आई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, यूपी में सपा ने ओबीसी के मुद्दे को उठाया, बिहार में आरजेडी और जेडीयू को उठाया गया और इन पार्टियों को ओबीसी वर्ग का समर्थन भी मिला है। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से ओबीसी का रुझान बहुत ज्यादा हुआ है। अब ऐसे में अगर बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना कराती है तो उसे अपनी रणनीति जातियों के हिसाब से बनानी होगी। हर राज्य के लिए हिसाब से चुनावों में उतरना होगा, जिससे रीजनल पार्टीज की अपेक्षा बीजेपी को एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन एक बात यह भी है कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, उसे देखने के बाद जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी भी इस वक्त मंथन कर रही होगी। इशारा संघ की तरफ से भी किया गया है, लेकिन जातीय जनगणना का प्रारूप क्या होगा वो मोदी सरकार तय करेगी। 2026 में होने वाले परिसीमन का भी असर आगामी जनगणना में देखने को जरूर मिलेगा और इसी को लेकर कई सारे सवाल भी हैं
जो खड़े होते नजर आते हैं। इसी के साथ मेरे साथ इंडिया बोल रहा है में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।